हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ दृष्टि टेक इंस्टीट्यूट। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ, आपका होस्ट अनुराग त्रिपाठी, अपने सेम टॉपिक पे जो था हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। मैकेनिक्स से हमने स्टार्ट किया था और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल तक हम थोड़ा थोड़ा उसमें गति पकड़ने लगे थे, ठीक है ना, स्पीड हम लोग पकड़ने लगे थे। और हम कहाँ थे लास्ट क्लास में? हम थे डिफॉर्मेशन पे। हमने फोर्स लगा दिया था, स्ट्रेस जनरेट कर दिया था और डिफॉर्मेशन आने लगी थी। क्लियर? तो अब डिफॉर्मेशन से शुरुआत करेंगे। डिफॉर्मेशन, ठीक है ना। डिफॉर्मेशन में जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिफॉर्मेशन को हमने यूनिट फॉर्म में किया। यूनिट फॉर्म में मतलब पर यूनिट लेंथ, जैसे हम कर रहे थे स्ट्रेस को पर यूनिट एरिया में, उस तरह से हम डिफॉर्मेशन को पर यूनिट लेंथ में फाइंड कर रहे थे। यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि क्यों आखिर इसको पर यूनिट लेंथ में लेते हैं, ठीक है ना। पर उसके लिए ज़्यादा जरूरी नहीं है वो जानना आपके लिए, इसलिए सिंपली आप ये जानो कि अगर स्ट्रेस को पर यूनिट एरिया में ले रहे हैं इसलिए इसको पर यूनिट लेंथ में ले रहे हैं। उसके पीछे थोड़ा सा कंसेप्ट है, ठीक है ना, वो ज़्यादा यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। अब डिफॉर्मेशन को हमने किस फॉर्म में लिया था? स्ट्रेन के फॉर्म में। स्ट्रेन के फॉर्म में स्ट्रेन क्या था हमारा? चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है ना, चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन था हमारा क्या? स्ट्रेन। इसके बाद मैंने बताया था कि कुछ मटेरियल प्रॉपर्टी होती है। डिफॉर्मेशन के बाद मैं सीधे मटेरियल प्रॉपर्टी में क्यों आ गया? मटेरियल प्रॉपर्टी में इसलिए आया क्योंकि जो डिफॉर्मेशन है वो लीड करती है किसके थ्रू? किसके थ्रू लीड करती है? मटेरियल प्रॉपर्टी के थ्रू। जब तक मटेरियल प्रॉपर्टी हमको पता नहीं होगा तब तक हमको ये नहीं पता चलेगा कि किस टाइप की डिफॉर्मेशन उसमें आएगी। क्लियर? इसीलिए मैंने आपको बताया था वहां पर कि दो टाइप के स्ट्रेसेस होते हैं। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट स्ट्रेस एंड सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट स्ट्रेस। मतलब आप लगाना नहीं चाह रहे हो वो वाला स्ट्रेस और वो वाला स्ट्रेस अपने आप लग रहा है। क्लियर? तो यहाँ पर हमारे पास मटेरियल प्रॉपर्टी कौन सी थी? मटेरियल प्रॉपर्टी सबसे पहले हमने शुरुआत कर देते हैं सबसे पहले डिफॉर्मेशन से। तो डिफॉर्मेशन हमारे पास दो टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज इलास्टिक डिफॉर्मेशन, क्लियर, एंड सेकेंड वन इज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। क्लियर? फर्स्ट वन इज इलास्टिक डिफॉर्मेशन एंड सेकेंड वन इज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। और ये किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन है? ये क्लासिफिकेशन है अप टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफॉर्मेशन। मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर? ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? मैग्नीट्यूड ऑफ डिफॉर्मेशन। अभी इसका रीजन जानेंगे कि आखिर क्या है, क्लियर, और क्यों है। फर्स्ट वन इज इलास्टिक एंड सेकेंड वन इज प्लास्टिक। क्लियर? फर्स्ट वन इज इलास्टिक डिफॉर्मेशन एंड सेकेंड वन इज इलास्टिक डिफॉर्मेशन एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक डिफॉर्मेशन, इलास्टिक का मतलब क्या होता है? सबसे पहले इलास्टिक का मतलब जान लें। इलास्टिक का मतलब होता है कि व्हेन द लोड इज अप्लाइड, अगर एक बॉडी में कोई एक लोड अप्लाई किया गया है, क्लियर, अगर एक बॉडी में कोई एक लोड P अप्लाई किया गया है विच हैज लेंथ ऑफ L एंड दिस डायमेंशन इज सपोज D, मान लिया हमने, क्लियर, हमने इस पे एक लोड अप्लाई किया और इसकी नेक्स्ट डायमेंशन कितनी बन जाती है? सपोज द ओरिजिनल लेंथ वाज L0 और इसमें कंप्रेशन होता है और कितना लेंथ का कंप्रेस हो जाती है? डेल्टा L। देन द न्यू डायमेंशन विल बी ऑफ L माइनस डेल्टा L या L0 माइनस डेल्टा L। क्लियर? नई डायमेंशन हमारी ये क्या आ गई? नई डायमेंशन L0 माइनस डेल्टा L। नई डायमेंशन जो है L0 माइनस डेल्टा L आई, ये किसके थ्रू आई? किसके थ्रू आई? इस फोर्स के कारण। इस फोर्स के कारण ये नई डायमेंशन आई। अब अगर हम ये फोर्स अप्लाई करना बंद कर देते हैं, हटा लेते हैं इसको, ठीक है ना, अनलोडिंग कर देते हैं, तो अगर ये मटेरियल अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है देन दिस मटेरियल विल बी द इलास्टिक मटेरियल। क्लियर? इलास्टिक मटेरियल।
एजम्पशन माना जाता है, एज्यूम किया जाता है कि इलास्टिक मटेरियल में ही बॉडी में वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस होते हैं। ये हम आगे समझेंगे कि वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस होते क्या हैं, क्लियर। उसके बाद जब प्लास्टिक रीजन में हम चले जाते हैं तो वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस नहीं होते, क्लियर। दूसरी बात, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है कि अगर इसी बॉडी पे हमने लोड लगाया P का, क्लियर, और इसकी डायमेंशन थी L नॉट, बाद में डायमेंशन हो गई कितनी, L नॉट माइनस डेल्टा L, और हमने लोड हटाया तो इसकी परमानेंट डिफॉर्मेशन, इसकी नई शेप क्या आ गई हमारी, L नॉट माइनस डेल्टा L, क्लियर। इस बॉडी ने एक नई शेप अटेन कर दी विच इज L नॉट माइनस डेल्टा L, क्लियर। और इसी के बेसिस पे हमारे पास मटेरियल की दो प्रॉपर्टी होती है, फर्स्ट वन इज इलास्टिसिटी एंड सेकेंड वन इज प्लास्टिसिटी, ठीक है ना। इलास्टिसिटी क्या होती है? इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच, इसकी अगर डेफिनेशन देखें, इट इज द प्रॉपर्टी मैं शॉर्ट में लिखता हूं, ज्यादा अपने पास सोम के कंसेप्ट पे ध्यान देंगे। प्रॉपर्टी by virtue of which a material regain its original position after the removal of load, ये लगाना जरूरी है, after the removal of load, the material it is a property of material by virtue of which the body regain its original dimension after the removal of लोड, क्लियर। मटेरियल अपनी ओरिजिनल पोजीशन गेन कर लेता है आफ्टर द रिमूवल ऑफ लोड, देन दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी, क्लियर। और इसी तरह की जो डिफॉर्मेशन होती है, कैसी डिफॉर्मेशन की मटेरियल पे हमने लोड लगाया, जैसे इलास्टिक है, इलास्टिक पे हमने लोड लगाया, खींचा, जैसे ही छोड़ा तो वापस वो अपनी शेप में आ गई, ठीक है ना, विदाउट एनी परमानेंट डिफॉर्मेशन। ऐसा नहीं कि हमने उसको L खींचा, ठीक है ना, L नॉट की थी, हमारे इसमें डेल्टा L, इसका कमी आई, कंप्रेशन हुआ डेल्टा L का, और जब हमने वापस उस पे से लोड हटाया तो ये क्या हुई, पूरा डेल्टा L रिकवर नहीं कर रही, डेल्टा L1 पार्ट रिकवर कर रही है, क्लियर। इफ इट हैज द न्यू डायमेंशन L नॉट माइनस डेल्टा L1, सपोज पूरा डेल्टा L रिकवर नहीं कर रही है, डेल्टा L1 रिकवर कर डेल्टा L1 रिकवर कर रही है और डेल्टा L2 रिकवर नहीं कर रही है, कुछ पार्ट रिकवर कर रही है, कुछ पार्ट रिकवर नहीं कर रही है, देन ओनली दैट पोर्शन, जितना पोर्शन वो कवर कर रही है वापस रिगेन कर रही है, दैट पोर्शन विल बी इलास्टिक एंड रिमेनिंग इज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, क्लियर। तो वहां पर हमारा क्या आ जाएगा, वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं रह जाएगा, वो क्या हो जाएगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाएगा। जितना वो रिस्टोर कर रही है अपनी लेंथ को, दैट विल बी इलास्टिक रीजन, क्लियर। ये आपको थोड़ा आगे कवर क्लियर होगा जब हम बताएंगे थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टी, एक कर्व, लोड डिफॉर्मेशन कर्व ड्रॉ करेंगे और उसमें हम बताएंगे। तब तक के लिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। फर्स्ट वन इज इलास्टिक डिफॉर्मेशन, सेकेंड वन इज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। और इलास्टिक डिफॉर्मेशन की अगर हमने लोड लगाया, मटेरियल ने अपनी ओरिजिनल लेंथ या ओरिजिनल डायमेंशन रीगेन कर ली, देन दैट डिफॉर्मेशन इज इलास्टिक डिफॉर्मेशन। और उसने अगर अपनी ओरिजिनल लेंथ रीगेन नहीं की, उसमें थोड़ा सा परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया, ठीक है ना, L नॉट माइनस डेल्टा L1, ठीक है ना, जो कि L नॉट माइनस डेल्टा L से बड़ा है, क्लियर। रीगेन तो कर रहा है पर पूरा रीगेन नहीं कर रहा है, then that will be also in the category of plastic deformation. That will depend upon the different properties of material. Of course, here we want to learn about those property only. क्लियर। अब हम चलते हैं उन प्रॉपर्टीज की तरफ कि किसकी वजह से वो मटेरियल ये इलास्टिक या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन दे रहा है। अच्छा, इलास्टिक डिफॉर्मेशन जिस प्रॉपर्टी के थ्रू होता है
दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी, और उसी में अगर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जिस प्रॉपर्टी के थ्रू होता है दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। आगे चलते हैं, अब शुरुआत करते हैं हम मटेरियल की प्रॉपर्टी की। क्लियर? सबसे पहली प्रॉपर्टी में अगर आए हम तो क्या होती है, शुरुआत कर देते हैं, मुझे कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं मालूम है। क्लियर? तो शुरुआत कर देते हैं डक्टिलिटी से। क्लियर? और एक चीज जो मेनली जो प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास वो होती है कौन सी, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को शो करने वाली। क्लियर? डक्टिलिटी बात करें अगर, डक्टिलिटी अगर 12th वाली डेफिनेशन देखें, डक्टिलिटी इज द बेसिक डक्टिलिटी इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसके थ्रू मटेरियल कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स। क्लियर? by virtue of which it can be drawn into thin wires। Clear? By virtue of which material can be converted into thin wires is called ductility। अब भाई इसकी अलग अलग टाइप से डेफिनेशन आ सकती है। कौन सी? दूसरी डेफिनेशन हो सकती है कि ये डिफॉर्मेशन कैसा हुआ, वायर में आपने कन्वर्ट कर दिया, तो ऐसा तो नहीं कि वायर वापस आकर के वैसे ही हो जाएगा, एक मटेरियल की बॉडी बन जाएगा। मतलब एक बॉडी को आपने एक वायर बना दिया, तो ऐसा तो नहीं कि वापस आपको वायर से फिर से बॉडी बनानी है। क्लियर? आपने वायर में कन्वर्ट किया, मतलब इसका डिफॉर्मेशन कैसा हुआ, प्लास्टिक। क्लियर? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हुआ इस बॉडी का, तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है ना? वहीं पर हम क्या बोल सकते हैं इसको, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी बाय विच मटेरियल कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स। अब देखना हमको यह है कि ये आती क्यों है आखिर। क्लियर? ये आती क्यों है आखिर, तो इसके लिए थोड़ा सा हमको बेसिक्स जानने पड़ेंगे किसके, मटेरियल साइंस के। मटेरियल साइंस के बेसिक्स अगर जाने तो हम अगर देखें कि बेसिकली ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं कौन सी, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन वाली, ये किस में लाई करती हैं, मेटल्स में। और मेटल के हमारे जो मटेरियल क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं वो 3 होते हैं। फर्स्ट इज FCC विच स्टैंड्स फॉर फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, ठीक है ना, फेस सेंटर्ड क्रिस्टल। फिर इसके बाद दूसरी कौन सी होती है, BCC बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल। और तीसरी होती है कौन सी, HCP हेक्सागोनल सेंटर्ड, ठीक है ना, इसको लिख देते हैं हेक्सागोनल सेंटर्ड, एक मिनट, सेंटर्ड हेक्सागोनल सेंटर्ड प्रोफॉर्म। ठीक, तो फर्स्ट वन इज FCC, सेकेंड वन इज BCC एंड थर्ड वन इज हेक्सागोनल। ठीक है ना? तो इसमें होता क्या है कि जो ये डक्टिलिटी फॉर्म करते हैं, जो भी डक्टिलिटी फॉर्म होती है मेटल्स में, ये किसके कारण होती है कि अगर हमारे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि हम FCC को समझें, BCC को समझें, SCP को समझें, उसके लिए हम अलग से क्लास लगाएंगे, किसकी, ES की क्लास लगाएंगे, जिसमें कि मटेरियल साइंस एक अलग से सब्जेक्ट है, मटेरियल साइंस अलग से सब्जेक्ट है, और उसमें हम समझाएंगे कि FCC एक्चुअली क्या होता है, BCC एक्चुअली क्या होता है, और HCP एक्चुअली क्या होता है, अगर हम बेसिकली समझें। ठीक है ना? तो एक मटेरियल जो होता है, मेटेलिक बॉडी, वो एक वेल मैनर्ड एटम्स को लिए हुए होती है। क्लियर? वेल मैनर्ड एटम्स को कंटेन करती है, जो कि एडजस्टेड होते हैं किसमें, एक पर्टिकुलर कॉम्पैक्ट क्रिस्टल में। क्लियर?
एक पर्टिकुलर कॉम्पैक्ट क्रिस्टल में एडजस्टेड होते हैं, तो ये डिपेंड किस पे करता है, जो मटेरियल के क्रिस्टल होते हैं या एटम होते हैं उनमें एक दूसरे के लिए मेटेलिक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। क्लियर? मेटेलिक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है और वो मेटेलिक बॉन्ड एक दूसरे को एक व्यवस्थित वेल सुटेबल मैनर में लाता है। क्लियर? अब अगर हम देखें कि FCC फेस सेंटर्ड कैसा होता है कि अगर हम देखें कि ये क्यूब है, क्लियर, ये क्यूब है, तो इसके एक हर एक फेस पे, क्लियर, हर एक फेस पे, जैसे इसके 6 फेस हैं, तो हर एक फेस पे के सेंटर पे एक एटम होगा, ठीक है ना, और उनके कॉर्नर्स पे एक एटम होगा और ये एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे। क्लियर? इस तरह ये एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं, इसी तरह ये एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं, इसी तरह हर फेस पे एक, फेस के सेंटर पे एक एटम होगा जो उसके कॉर्नर वाले एटम से कनेक्टेड होगा। क्लियर? इसी तरह BCC में क्या होगा, फेस के सेंटर पे ना होके मॉलिक्यूल कहां पर होगा, फेस के सेंटर पे ना होके मॉलिक्यूल कहां पर होगा, बॉडी के सेंटर पे, उस क्यूब के सेंटर पे। क्लियर? उस क्यूब की बॉडी के सेंटर पे, और वो सारे कॉर्नर से कनेक्टेड होगा। थर्ड वन इज हेक्सागोनल, ठीक है ना। हेक्सागोनल में क्या होता है, हेक्सागोनल में ऊपर एक हेक्सागन बनता है, ठीक, और नीचे भी एक हेक्सागन बनता है, प्रिज्मेटिक शेप, और इसके बीच में रेंडमली मॉलिक्यूल्स एडजस्टेड होते हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं अलग अलग फॉर्म में। तो डक्टिलिटी बेसिकली किस बिहेवियर पर आती है कि इन एटम्स के ऊपर स्लिप प्लेन्स ऑकर होते हैं। क्लियर? स्लिप प्लेन्स कैसे ऑकर होते हैं कि अगर हम देखें कि एक स्लिप प्लेन इस बॉडी फेस सेंटर्ड मॉलिक्यूल को लेकर के, इस फेस सेंटर मॉलिक्यूल को लेकर के, और ऐसा यहां से एक स्लिप प्लेन ऑकर हुआ। इसी तरह हर अरेंजमेंट को, ठीक है ना, जैसे मान लो एक अरेंजमेंट हो गया हमारा कौन सा, एक अरेंजमेंट हो गया हमारा कौन सा, ये अरेंजमेंट, ठीक है ना, एक स्लिप प्लेन ये ऑकर हुआ, दूसरा स्लिप प्लेन ये ऑकर हुआ। क्लियर? दूसरा स्लिप प्लेन ये ऑकर हुआ। तो इसी तरह अलग अलग अरेंजमेंट में हमारे अलग अलग स्लिप प्लेन ऑकर होते हैं। तो यहां पर इतना जल्दी नहीं होगा, ठीक है ना, यहां पर इतना जल्दी हम इसको शो नहीं कर सकते हैं। इसको हम कहां शो करेंगे, आपके पास हमारी अगली क्लासेस होंगी, मटेरियल साइंस की क्लासेस। मटेरियल साइंस की क्लासेस किसके लिए होंगी, ईएस के पेपर 1 के लिए। तो उसके लिए जब हम करेंगे तब हम इस मटेरियल साइंस को अच्छे से समझेंगे। अगर अभी हम यहाँ पे समझें कि एक फोर्स, एक ही कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है किसका, क्रिस्टल्स का। क्लियर? यहां पर एक फोर्स लाई कर रहा है P। क्लियर? तो इनमें क्या ऑकरिंग हो रही है, यहां पर एक दूसरे के बीच में मेटेलिक बॉन्ड ऑकर कर रहा है, और ये मॉलिक्यूल्स एक साथ स्ट्रेच ना होकर के कुछ मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट इस डायरेक्शन में स्ट्रेच होता है और कुछ मॉलिक्यूल्स का डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो इनके बीच में एक स्लिप प्लेन ऑकर करता है। क्लियर? इनके बीच में एक स्लिप प्लेन फॉर्म होता है, और ये बताया मैंने कि अलग अलग क्रिस्टल शेप के हिसाब से, अलग अलग क्रिस्टल शेप के हिसाब से, जैसे फेस सेंटर्ड है, हेक्सागोनल है और बॉडी सेंटर्ड है, तो उनके हिसाब से अलग अलग स्लिप क्रिस्टल स्ट्रक्चर में अलग अलग स्लिप प्लेन ऑकर करेंगे। क्लियर? जैसे कि अगर मैं बताऊं कि मिनिमम जो स्लिप प्लेन होते हैं वो किसमें ऑकर करते हैं, हेक्सागोनल HCP फॉर्म ऑफ क्रिस्टल में। दूसरा, अगर दूसरे नंबर पे देखें तो उससे कम स्लिप प्लेन किसमें होते हैं, सॉरी उससे ज्यादा स्लिप प्लेन किसमें होते हैं, FCC सेंटर में, ठीक है ना, और उससे कम जो स्लिप प्लेन होते हैं, सॉरी उससे ज्यादा जो स्लिप प्लेन होते हैं वो किसमें होते हैं, BCC में, बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल में। क्लियर? तो उस हिसाब से जितने ज्यादा स्लिप प्लेन की ऑकरिंग हुई उतनी ज्यादा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हुआ। मतलब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे की लेयर पे स्लिप तो कर रहे हैं, पर उनके बीच का जो मेटेलिक बॉन्ड है वो उनको अलग नहीं होने दे रहा है, और यही कहलाती है क्या, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की पहली शर्त, कि वो अलग ना हो। ठीक है ना? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या था हमारा, कि परमानेंट डिफॉर्मेशन विदाउट रप्चर, वो टूटना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने इस पेन को ढक्कन से अलग कर दिया तो ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, जब तक ये जुड़ा हुआ है,
क्लियर, जब तक ये जुड़ा हुआ है, जब तक अटैच है एक दूसरे से मॉलिक्यूल, उस इंस्टेंट तक जो मैक्सिमम परमानेंट डिफॉर्मेशन है दैट विल कॉल द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन यहाँ पे क्या लीड कर रहा है, द नंबर ऑफ स्लिप प्लेन्स, अलग अलग टाइप के क्रिस्टल में कितने नंबर ऑफ स्लिप प्लेन्स ऑकर कर रहे हैं, उनके बेसिस पे यहाँ पर क्या डिफाइन होती है हमारी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, और उन्हीं के बेसिस पे डिफाइन होती है हमारी क्या, डक्टिलिटी। क्लियर, डक्टिलिटी किस पे डिपेंड करती है, डक्टिलिटी डिपेंड करती है द प्लास्टिक डिफॉर्म इज द स्लिप प्लेन्स ऑकरिंग बिटवीन द क्रिस्टल्स। क्लियर, द स्लिप प्लेन ऑकरिंग बिटवीन द एटम्स। क्लियर, इसको थोड़े बड़े में हम समझा देते हैं। फिर से मैं एक बार बोलता हूं, ये सिर्फ समझाने का मतलब ये नहीं कि मैं मटेरियल साइंस पढ़ा रहा हूं और इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, पर एक रीजन हो पीछे उसके कि क्यों आखिर ये सब हो रहा है। ठीक है ना, जैसे सबसे शुरू में पढ़ाएं कि भाई पढ़ रहे हैं तो भाई पढ़ क्यों रहे हैं, तो इसके कारण हमने ये पता किया कि पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है ना, आपके पास तो सिंपल यही सोच रहे हो कि पढ़ क्यों रहे हैं, एग्जाम निकालने के लिए पढ़ रहे हैं, पर एक दूसरा रीजन था हमारे पास। क्लियर, इसको अलग कलर से कर रहे हैं। हमारे पास ये स्ट्रक्चर है किसका, क्रिस्टल का। क्लियर, जैसा कि मैंने बताया, इसको मैं अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर नहीं बता सकता हूं, सिंपल मैंने बता दिया कि किस किस टाइप से अरेंजमेंट हो सकते हैं, और वो अरेंजमेंट हम आपको मटेरियल साइंस की क्लास में अलग से देंगे। पर देखिए यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट हो गया एक मेटल का स्ट्रक्चर। क्लियर, अब मेटल के स्ट्रक्चर में ये हमारे क्या हो रहे हैं, स्लिप प्लेन्स फॉर्म हो रहे हैं। क्लियर, स्लिप प्लेन्स फॉर्म हो रहे हैं। अगर इसका डिफॉर्म शेप बना दूं तो वो कैसा होगा, डिफॉर्म शेप बना दूं तो वो होगा कुछ ऐसा, एक लेयर आगे निकल गई, दूसरी लेयर पीछे रह गई, तीसरी लेयर और पीछे रह गई। क्लियर, ये लेयर आगे निकल गई, ये लेयर पीछे रह गई, ये लेयर थोड़ी कम पीछे रह गई। क्लियर, तो इससे होगा क्या, ये डायमेंशन घट रही है। क्लियर, ये डायमेंशन जो इसकी हाइट पहले सपोज a थी, क्लियर, इसकी लेंथ सपोज l थी, तो इसकी लेंथ क्या हो गई, अब टोटल लेंथ L1। क्लियर, जो कि L से बड़ी है। क्लियर, L1 इज ग्रेटर देन L, इसकी लेंथ L1 हो गई किससे, L से, और इसकी हाइट जो A थी वो कितनी हो गई, A1, वेयर A इज ग्रेटर देन A1। ठीक है ना, हाइट कम हो गई, क्यों, क्योंकि स्लिप प्लेन्स ऑकर होने के कारण एक लेयर आगे बढ़ रही है, दूसरी लेयर वहीं पर स्टेबल है, और तीसरी लेयर पीछे खींच रही है दूसरे फोर्स की तरफ। क्लियर, तो दूसरे फोर्स की तरफ खींच रही है, तो उसके कारण क्या हुआ कि जो मटेरियल है उसकी शेप में डिस्टॉर्शन हुआ। ठीक है ना, तो शेप में डिस्टॉर्शन हुआ तो कौन सी डायमेंशन बदल रही है, एक डायमेंशन जो अलोंग दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, और उसी के अगेंस्ट दूसरी जो डायमेंशन है वो क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है ना, सिंपल आप देख सकते हैं कि एक डायमेंशन बढ़ रही है और दूसरी डायमेंशन घट रही है, क्यों, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्लिप प्लेन्स। क्लियर, स्लिप प्लेन्स फॉर्म हो रहे हैं, और इनके बीच में अगेन जो मेटेलिक बॉन्ड है वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है। क्लियर, मेटेलिक बॉन्ड अभी भी खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए अभी टूटे नहीं है, जुड़े हुए हैं। अब मैं बताता हूं कि इसी के अगेंस्ट एक प्रॉपर्टी होती है, सबने सुनी होगी, ब्रिटलनेस। क्लियर, ब्रिटलनेस क्या होती है, और एक मटेरियल को हम डक्टाइल से ब्रिटल कैसे बना सकते हैं। क्लियर, तो आप देख रहे होंगे ये जो वेल मैनर्ड में अरेंज्ड मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में एक छोटा सा ये स्पेस है। क्लियर, थोड़ा सा सबको याद दिलवा दूं, सबने पढ़ा होगा ग्रेन डिफेक्ट 12th में। क्लियर, दिस स्पेस इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। क्लियर, ये स्पेस क्या कहलाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस। जब हम कार्बन को हाई टेम्परेचर पे इंसर्ट कराते हैं, किसमें आयरन में। क्लियर, तो वो जो कार्बन का मॉलिक्यूल है वो यहां आकर के अपनी पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेता है। क्लियर,
यहाँ आके अपनी पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेता है, यहाँ आके अपनी पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेता है। तो अब एक कॉमन सेंस लगाइए, ठीक है ना। हालांकि ये एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है, लैटिस जब हम बनाएंगे इस क्रिस्टल का तो उसमें इसकी पोजीशन अलग होगी, पर रहती यही है, ये इंटरस्टिशियल स्पेस है और यहाँ आके कार्बन का मॉलिक्यूल बैठ गया। तो अब सोचिए जो ये स्लिप प्लेन होकर हो रहा था वो क्या स्लिप प्लेन है अभी? तो अगर ये स्लिप प्लेन नहीं है मतलब इनकी स्लिपिंग भी नहीं होगी एक दूसरे की लेयर पे। तो स्लिपिंग नहीं होगी तो कौन सी प्रॉपर्टी कम होगी? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होगा, और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होगा मतलब डक्टिलिटी नहीं होगी। क्लियर? तो जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं, ब्रिटल मटेरियल का मतलब क्या हुआ कि विदाउट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ना दे। क्लियर? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को और सरल करें तो कि जो परमानेंट डिफॉर्मेशन ना दे। क्लियर? परमानेंट डिफॉर्मेशन ना दे उस मटेरियल को बोलते हैं हम क्या? ब्रिटल मटेरियल। और अगर यहीं पर क्लासिफाई करना हो कि कैसे, कितना परमानेंट, कितने डिफॉर्मेशन को आप परमानेंट डिफॉर्मेशन कहते हैं। क्लियर? कितने डिफॉर्मेशन को आप इलास्टिक डिफॉर्मेशन बोलते हैं। तो अगर हम बोले कि डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस के बीच में हमको एक दीवार बनानी है, ठीक है ना, हम इंजीनियर है, हर चीज को हम किस में बोलते हैं? डेटा में। क्लियर? हमको चाहिए डेटा कि भाई ऐसा नहीं कि जो चीज वायर के रूप में कन्वर्ट हो जाए तो उसको हमने बोल दिया डक्टाइल, जो नहीं हुई तो ब्रिटल। अब वो थोड़ी दूर आकर के टूट गई, नहीं 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 ये तो ब्रिटल है, और जो बोले कि थोड़ी दूर आकर के नहीं टूटी तो ये डक्टाइल है, तो वो थोड़ा कितना। क्लियर? तो इफ द चेंज इन डायमेंशन विल बी ऑफ 5% ऑफ इट्स ओरिजिनल डायमेंशन। क्लियर? जैसे कि आपने इस मटेरियल पे, इस बॉडी पे लोड लगाया, इसकी लेंथ L थी। क्लियर? इसकी लेंथ L थी, इसकी जो एक्सपांडेड लेंथ है वो कितनी हो गई? डेल्टा L। क्लियर? तो एक्सपांडेड लेंथ वो कितनी हो गई? L प्लस डेल्टा L। क्लियर? सो इफ द डेल्टा L इज more than 5% of the, sorry, less than 5% of the original length, if L equals to, delta L equals to 0.05 times of L, then this material is called brittle material. Clear? अगर जो चेंज इन डायमेंशन है वो ओरिजिनल डायमेंशन का 5% से कम है तो इसको हम बोलेंगे क्या? ब्रिटल मटेरियल। और इसी के अगेंस्ट अगर चेंज इन डायमेंशन 5% से ज्यादा है, ठीक है ना, तो उसको ब्रिटल नहीं बोलेंगे। क्लियर? पर डक्टाइल की कैटेगरी में कहां से आएगा? अगर यही डिफॉर्मेशन 15% से ज्यादा है, इफ दिस डेल्टा एल विल बी 0.15 ऑफ एल, देन दिस मटेरियल विल बी कॉल्ड एज डक्टाइल मटेरियल। क्लियर? ये मटेरियल कैसा होगा? डक्टाइल मटेरियल होगा। और यहां पर हम बात करें तो 5 से 15 में क्या कहलाएगा? 5 से 15 में कहलाएगा ट्रांजिएंट मटेरियल। ठीक है ना, ना तो ब्रिटल ना तो डक्टाइल। क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या? मेलाबिलिटी। मेलाबिलिटी ऑल्सो टर्म्स द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। क्लियर? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होती है मेलाबिलिटी भी। क्लियर? अब अगर हम उसकी 12वीं वाली डेफिनेशन जाने, आप इंजीनियर नहीं हो, अगर पहले की डेफिनेशन जाने तो इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते थे पहले आघात वर्धनीयता। अच्छा, मैंने डक्टिलिटी नहीं बताया, क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी को बोलते हैं तन्यता, मेलाबिलिटी को बोलते हैं आघात वर्धनीयता। मतलब उस पर आघात किया जाए तो वो बढ़े, आघात वर्धनीयता। क्लियर? अब मेलाबिलिटी को देखें तो मेलाबिलिटी क्या होती है? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। अगेन इट्स द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इन द डायरेक्शन ऑफ लोडिंग। क्लियर? जब लोडिंग कैसी हो? कंप्रेसिव लोडिंग हो। क्लियर? अभी कैसी थी हमारी डक्टिलिटी? क्या थी? टेंसाइल लोडिंग लग रही थी। क्लियर? टेंशन लग रहा था हमारा यहाँ पे, और टेंशन लोडिंग में अगर ये मटेरियल खींच के बड़ा हो जा रहा है तो इसको हमने बोल दिया क्या? डक्टिलिटी। अगर इसी केस में हम लोड कैसा लगाएं? एक मटेरियल है, एक बॉडी है, क्लियर? इसमें हमने लोड लगाया ऊपर से, क्लियर? कंप्रेसिव लोड, नीचे से भी एक लोड, ठीक है ना, दोनों कंप्रेस हो रहे हैं।
तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, ये डायमेंशन चिपट जाएगी, चिपट जाएगी मतलब बढ़ जाएगी, ठीक है ना, ये डायमेंशन बढ़ जाएगी और ये शीट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। क्लियर, ये शीट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो जो 12वीं वाली डेफिनेशन है वो क्या बोलती है, इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच, लिख देते हैं इसको, ठीक है ना, मेलेबिलिटी, मेलेबिलिटी, ठीक है ना, ज्यादा नहीं लिखते हैं, डायरेक्टली डेफिनेशन पे आते हैं, बाय वर्च्यू ऑफ विच the body can be converted into thin sheets, ठीक है ना। तो एक नई डेफिनेशन हमको यहां से मिल गई, किसकी, डक्टिलिटी की भी और मेलेबिलिटी की भी। इट इज द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अंडर द टेंसाइल लोड, डक्टिलिटी, और मेलेबिलिटी को अगर बोले तो इट इज द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अंडर द कंप्रेसिव लोड। क्लियर। अब कंप्रेसिव लोड किसी भी नेचर का हो सकता है, ठीक है ना, कंप्रेसिव लोड दो नेचर का हो सकता है, कौन से बेसिस पे, अबाउट द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड, कितनी एनर्जी उसमें ट्रांसफर हो रही है उसके बेसिस पे, बताया था मैंने, कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है उसके बेसिस पे कौन सा था दूसरा लोड, हमारा इंपैक्ट लोड। तो या तो इसमें इंपैक्ट कर सकते हैं, वो इसी के कारण नाम आया है, जो दूसरा वाला हिंदी वाला नाम है, आघात कर रहे हैं। क्लियर, आघात मतलब एक इंपैक्ट लोड दे रहे हैं, तो आघात वर्धनीयता, आघात से जो वर्धन हो उसको बोलते हैं हम मेलेबिलिटी। क्लियर। तो अगर हम इंपैक्ट लोड दें और उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर दें, देन दैट इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। एंड अगेन दिस मेलेबिलिटी इज ड्यू टू द स्लिप प्लेन फॉर्मेशन इन दी मेटेलिक क्रिस्टल्स। क्लियर, यही स्लिप प्लेन फॉर्मेशन होता है, बट अब की बार किसके कारण होता है, स्लिपिंग किसके कारण होती है, किसके कारण होती है, इस कंप्रेसिव लोड के कारण, ठीक है ना। ये स्लिप प्लेन का फॉर्मेशन होता है किसके कारण, कंप्रेसिव लोड्स के कारण। क्लियर, कंप्रेसिव लोड्स के कारण स्लिप प्लेन का फॉर्मेशन हो जाता है और ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लिप करती हैं, और लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लिप करेंगी तो अगली बार इसकी पोजीशन क्या होगी, इस मॉलिक्यूल की यहां होगी, और इन मॉलिक्यूल्स की पोजीशन कहां हो जाएगी, तो ये मटेरियल का स्ट्रक्चर कितना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा टोटल। क्लियर, और ये थिकनेस क्या हो जाएगी, कम, थिन शीट्स में कन्वर्ट हो गई। तो इसलिए इसको हमने क्या बोला, मेलेबिलिटी। क्लियर, मेलेबिलिटी सेम है किसका, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का, और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन किस तरह का, डक्टिलिटी की ही तरह। पर डक्टिलिटी में क्या होता है, डक्टिलिटी में होता है कि हम लोड टेंसाइल अप्लाई करते हैं, और आघात, इसमें मेलेबिलिटी में क्या होता है कि हम लोड कंप्रेसिव अप्लाई करते हैं। तो इसके कारण होती है मेलेबिलिटी। अब इसके अगेंस्ट में हम देख लें कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन तो हमने दे दिया, अब इलास्टिक डिफॉर्मेशन जिसमें हो और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ना हो तो वो क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड ब्रिटलनेस। ठीक है ना, ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस में क्या हमने बोला था कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जिसमें जीरो हो, ठीक है ना, जीरो नहीं, उसके लिए हम थोड़ा सा एक्सटेंड डिसाइड कर दिया था। क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं कि डिफॉर्मेशन नहीं होती, क्लियर, प्लास्टिक नहीं होती, इलास्टिक तो होगी, कुछ एक्सटेंड तक होगी, तो इसीलिए हमने उसका एक एक्सटेंड डिसाइड कर लिया कि वो कितनी होती है डिफॉर्मेशन, अप टू द लेवल ऑफ 5%। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगली प्रॉपर्टी हमारी आती है कौन सी, हार्डनेस। क्लियर, हार्डनेस हमारी प्रॉपर्टी आई। हार्डनेस फिर से इसकी 12th वाली डेफिनेशन, इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच वी कैन स्क्रैच और इंडेंट ऑन एनी सरफेस, जिसके कारण हम किसी भी सरफेस पे स्क्रैचिंग, ठीक है ना, खुरच सकें या कोई प्रभाव बना सके। इंडेंटेशन का मतलब होता है प्रभाव बनाना, क्लियर, प्रभावित करना उस मटेरियल को। तो कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच वी कैन स्क्रैच और इंडेंट, ठीक है ना, बाय वर्च्यू ऑफ विच वी कैन स्क्रैच और
इंडेंट, दैट इज कॉल्ड हार्डनेस। अब ये हार्डनेस होती किसके कारण है, ठीक है ना, ये हार्डनेस होती है बाय द ड्यू टू द कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रेस। यहीं पर एक कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रेस की बात आ गई है, तो यहीं पर एक नया लॉ आता है हमारे सामने, याद आ गया, इसलिए आप सुन लीजिए। नया लॉ आता है कौन सा, दैट इज सेंट विनेंट्स प्रिंसिपल। इनका नाम आगे भी सुनेंगे आप, ठीक है ना, सेंट विनेंट का नाम आगे भी सुनेंगे। सेंट विनेंट ने क्या बोला था कि अगर कोई पॉइंट लोड किसी भी बॉडी पे अप्लाई होता है, ठीक है ना, तो जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन है, ठीक है ना, जो क्या है, रिलेटिव स्ट्रेस है, कि अगर एक पॉइंट लोड इस बॉडी पे अप्लाई हुआ, ठीक है ना, एक बॉडी पे एक पॉइंट लोड अप्लाई हुआ, तो जो रिलेटिव स्ट्रेस है, मतलब अगर इसको हम बोल दें ए डैश, इस पॉइंट को, जिस पॉइंट पे लोड अप्लाई किया, और दूसरा पॉइंट बोल दें A1, ठीक है ना, तीसरा पॉइंट बोल दें A2, ठीक है ना, फर्स्ट पॉइंट इज A, सेकंड पॉइंट इज A1 एंड थर्ड पॉइंट इज A2, तो जो स्ट्रेस, रिलेटिव स्ट्रेस होगा, वो धीरे धीरे नेग्लिजिबल हो जाएगा, मतलब द मैक्सिमम विल बी A माइनस A1, ठीक है ना। अगर हम देखें स्ट्रेस की बात, तो सिग्मा A माइनस सिग्मा A1 विल बी मच लार्जर देन सिग्मा A1 माइनस सिग्मा A। मेरे कहने का मतलब ये है कि जितना वेरिएशन A से A1 तक में है स्ट्रेस में, ठीक है ना, वो कहीं ज्यादा होगा किस वेरिएशन के, A1 से A2 के वेरिएशन के। क्लियर, जितना वेरिएशन सिग्मा A से A1 के बीच में है, वो कहीं ज्यादा होगा किस वेरिएशन के, सिग्मा A1 टू A2 के वेरिएशन के। क्लियर, तो ये बोलता है सेंट विनेंट प्रिंसिपल। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी बॉडी पे कोई कंसंट्रेटेड लोड अप्लाई किया गया, क्लियर, तो उसके कारण क्या होगा, वो बॉडी क्या करेगी, एक टर्म है लोकल फेलियर, ठीक है ना, एंड दैट लोकल फेलियर विल लीड टू द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनेस। क्लियर, जैसे हमने कहा, हालांकि ये एग्जांपल उचित नहीं है, पर अगर क्या करें आप, एक चद्दर में आप 10 किलो 15 किलो वेट रख दें, और फिर उससे क्या करें, 10 किलो 15 किलो वेट रखा, तो वो चद्दर नहीं फटेगी, 2 किलो में तो नहीं फटेगी, पर उसमें से आप एक सुई से छेद देते हैं, ठीक है ना, उसमें आप एक सुई से छेद देते हैं, तो चद्दर छिद जाना मतलब वो प्लेन फेल हो गया चद्दर का। क्लियर, और वो चद्दर का प्लेन फेल हो गया, तो ऐसा तो नहीं कि वो सुई का वजन नहीं सह पा रही थी वो चद्दर, पर वो बेडशीट सुई की वजह से फेल क्यों हुई, क्योंकि उसमें कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रेसेस क्या हो गए थे, हैवी। क्लियर, मतलब एक पॉइंट पे एक लोड लगा, ठीक है ना, स्ट्रेस का कंसंट्रेशन, इसी बात से अगर हम मान लें कि स्ट्रेस का कंसंट्रेशन क्या है, स्ट्रेस इज व्हाट, फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया। क्लियर, अगर कंसंट्रेटेड लोड की माने, तो कंसंट्रेटेड लोड क्या है, एक पॉइंट पे लगने वाला फोर्स, और पॉइंट की डेफिनेशन क्या है, पॉइंट की डेफिनेशन होती है अ सर्कल ऑफ जीरो रेडियस। पॉइंट विल बी डिफाइंड एज अ सर्कल ऑफ जीरो रेडियस, और अगर इसकी रेडियस जीरो है, मतलब इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, मतलब जीरो, ठीक है ना। तो अब अगर हम स्ट्रेस देखें, तो स्ट्रेस कितना होगा, स्ट्रेस विल बी, या प्रेशर विल बी P बाय A, तो P बाय 0, देन दैट विल अप्रोच टू इन्फिनिटी, ठीक है ना, तो मटेरियल को फेल तो होना ही होना है। क्लियर, अगर स्ट्रेस कंसंट्रेशन हुआ और आइडियली एक कंसंट्रेटेड लोड कहीं पर अप्लाई हुआ, तो मटेरियल फेल होगा ही होगा। क्लियर, क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट प्रेशर आपने अप्लाई कर दिया है। क्लियर, और उसके पास रेजिस्टिव एरिया कुछ है ही नहीं, आपने लोड इनफाइनाइट लगा दिया और उसके पास रेजिस्टिव एरिया कुछ है ही नहीं। मतलब अगर हम माइक्रो लेवल स्टडी पे जाएं, तो सुई का भी कुछ, ठीक है ना, सुई भी जीरो तो नहीं होगी उसकी रेडियस, सुई की भी कुछ रेडियस होगी, और उसमें कुछ लोड होगा, तो सुई को भी अगर हम टेबल पे रखें, तो टेबल क्या कर लेगी, उसको रेजिस्ट कर लेगी उसके लोड को। तो इस कारण से ऐसा नहीं कि सुई से हर चीज फेल हो जानी चाहिए। क्लियर, जिसमें वास्तव में, जिसमें जो कंसंट्रेटेड लोड होगा, मतलब जिसका वास्तव में पॉइंट पे एप्लीकेशन होगा, उसके सामने दुनिया की कोई भी चीज टिक नहीं सकती। क्लियर, दैट विल लीड टू हार्डनेस, मींस कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रेस।
ठीक है ना। कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रेस अगर इस हद तक बढ़ गया कि वो एक पॉइंट पर ही अप्लाई हो गया, आइडियली एक पॉइंट पर अप्लाई हो गया, क्यों, इसीलिए बोलते हैं कि एक लोड कभी पॉइंट लोड नहीं हो सकता आइडियली। क्लियर, आइडियली कभी भी वो पॉइंट लोड नहीं हो सकता। अच्छा, इसमें एक चीज और जोड़ सकते हैं, स्क्रैच, इंडेंट और कट। कट भी इसी श्रेणी में आता है। क्लियर, स्क्रैच, कट एंड इंडेंट। तो ये हो गई हमारी क्या, हार्डनेस की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट विल बी अवर टफनेस। क्लियर, टफनेस, टफनेस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? टफनेस के लिए मैंने दो टाइप ऑफ लोड बताए थे आपको। फर्स्ट टाइप ऑफ लोड क्या था? फर्स्ट टाइप ऑफ लोड था कि एक फोर्स जब मोनोटोनिकली ग्रेजुअली इंक्रीज हो, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। क्लियर, और दूसरा टाइप क्या था कि वो अचानक से अपने पास से कुछ काइनेटिक एनर्जी लिए हुए आए और कहीं पर धम्म से गिर जाए। क्लियर, पूरी एनर्जी ट्रांसफर कर दे, अपनी काइनेटिक एनर्जी सामने वाली बॉडी को, देन दैट विल लीड टू इंपैक्ट लोड। और यही हमारी टफनेस का क्राइटेरिया डिसाइड करता है। टफनेस इज व्हाट? टफनेस इज द ability to restore or ability to store an impact load in its body। एक बॉडी की जो प्रॉपर्टी होती है, TOUGHNESS, टफनेस। टफनेस को हम क्या बोल सकते हैं? बॉडी कैन स्टोर एनर्जी, ठीक है ना। ये तो थोड़ा बड़े लेवल की हो गई, इसमें बोलते हैं बॉडी कैन स्टोर इंपैक्ट लोड। क्लियर, बॉडी कैन स्टोर इंपैक्ट लोड। जितना इंपैक्ट लोड बॉडी स्टोर कर सकती है दैट विल बी कॉल्ड टफनेस। क्लियर, ये प्रॉपर्टी होती है बॉडी की। क्लियर, अब इसी को अगर हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे देखें तो ये बोलता है कि इट इज द मैक्सिमम एनर्जी विच कैन ए बॉडी स्टोर विदाउट रप्चर। ठीक है ना, टफनेस मैंने बोला था। ठीक है, आपने गेंद को कैच कर लिया, गेंद को कैच किया तो या तो आप हाथ पीछे ले जाओगे और या तो गेंद उचक जाएगी, ठीक है ना, और या तो फिर गेंद आपकी हाथ को परमानेंट डिफॉर्मेशन दे देगी। मतलब या तो वहां चोट लग जाएगी परमानेंट डिफॉर्मेशन के लिए, और या तो फिर आपका हाथ टूट जाएगा। ठीक है ना, तो अगर टूट गया तो आपके हाथ में क्या है? टफनेस नहीं है उस गेंद को पकड़ लेने की। और अगर आपका हाथ टूटा नहीं, परमानेंट डिफॉर्मेशन दे दिया, फिर भी आपका हाथ टफ है। ठीक है ना, परमानेंट डिफॉर्मेशन दे दिया कि मतलब बाद में भी ये उस गेंद का निशान है, नहीं बोलते हैं ये बचपन में ये गेंद लग गई थी तो उसका निशान है, तो दैट विल बी परमानेंट डिफॉर्मेशन फॉर यू। क्लियर, और इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या? वहां पर दर्द किया और फिर थोड़ा देर से खत्म हो गया, दैट विल बी इलास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है ना, गया डिफॉर्म किया, थोड़ा सा दर्द हुआ और थोड़ी देर में खत्म हो गया, वो क्या है आपका इलास्टिक डिफॉर्मेशन। तो जो परमानेंट डिफॉर्मेशन हो भले या फिर इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो, पर जो मैक्सिमम एनर्जी एक बॉडी स्टोर कर सकती है दैट इज टफनेस। इसको हम समझाएंगे किसमें? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जब पढ़ाएंगे तब। क्लियर, अगली प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास टफनेस के बाद? दैट इज क्रीप। क्लियर, क्रीप क्या है? क्रीप ये है कि अगर एक कोई सस्टेन लोडिंग, ठीक है ना, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप की कैपेसिटी क्या है, कितना लोड उठा लेने की है, आप बोलोगे 50 किलो। ठीक है ना, मान लेते हैं 55 किलो, 60 किलो, ठीक है ना, 60 केजी आप लोड उठा सकते हो। पर मैं आपको सीधे ही ऐसे ही बोल दूं कि चलो 60 केजी का बोलते हो, 1 केजी उठा के 3 दिन खड़े रहो। ठीक है ना, कुछ भी नहीं, हाथ से बिल्कुल ऐसे हाथ से पकड़े रहना है, 1 केजी बस लोड लिए रहना है आपको हाथ में। क्लियर, तो जो 1 केजी लोड कंटिन्यूअस 72 घंटे लिए रहने पे आपके हाथ में जो स्ट्रेन आएगा दैट विल लीड टू क्रीप। 1 केजी लोड को आप इतने लंबे समय तक नहीं रख सकते। आपको इंजीनियरिंग एग्जांपल बता दें, आपने देखा होगा पुरानी बिल्डिंग है पुराने जमाने की, आप मान लो राजे रजवाड़े तो हट गए, ठीक है ना, 50-100 साल से वो खाली ही है। क्लियर, फिर भी उनके अगर वियर एंड टीयर को इग्नोर कर दें,
ठीक है ना। सिंपल एक छज्जे को देखें तो वो छज्जा थोड़े दिन बाद टूटने लगता है, थोड़े दिन बाद अपने आप झुक जाता है। दैट विल बी द एग्जाम्पल ऑफ क्रीप। वो क्रीप का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि वो खुद के वेट से धीरे धीरे क्या हो गया, झुक गया। आप खुद का हाथ देखो ना, कितनी देर तक हाथ ऐसा कर सकते हो? किसका? ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। वो जो एक्सरसाइज होती है जिसमें अपने हाथ के बल पे रखे रहते हैं अपना खुद का वजन, कितनी देर तक? कोई आप एक्सरसाइज तो नहीं कर रहे हो, बस अपना खुद का वजन अपने हाथ पे रोके हुए हो, एक सस्टेन लोडिंग, और कर ही रहे हो। एक बार तो कर ही रहे हो, 10 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए। और उससे ज्यादा आप जब आप करते हो तो पता चला कि आप जिम से वापस आ गए और आपके बोल दिया कि हाथ में स्ट्रेन आ गया वो वाली एक्सरसाइज करने की वजह से। क्लियर? तो दैट विल लीड टू क्रीप। तो इसकी अगर डेफिनेशन देखें तो ये क्या होगा? परमानेंट डिफॉर्मेशन ड्यू टू सस्टेन लोडिंग, सस्टेन लोडिंग इज कॉल्ड क्रीप। ठीक है ना। परमानेंट डिफॉर्मेशन ड्यू टू सस्टेन लोडिंग इज कॉल्ड क्रीप। अब दूसरा क्या होता है, अगर हम इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज की देखें तो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी के तहत क्रीप हमारी कंक्रीट में अलाउड होती है। क्लियर? कंक्रीट में हम क्रीप अलाउ करते हैं। क्यों? किस केस में? कंक्रीट को हम जानते हैं इन जनरल कि वो किसके लिए होता है? टेंसाइल स्ट्रेस के लिए नहीं होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस के लिए होता है। तो अगर हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा है तो उसके कारण क्या हो जाएगा? कंक्रीट में क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि कंक्रीट क्रीप करे। क्लियर? कंक्रीट में एक परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाए, क्योंकि कंक्रीट कैसा मटेरियल है? इलास्टिक मटेरियल, उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है ना। ब्रिटल आप मानते हो उसको, कंक्रीट को। तो हम ये चाहते हैं कि कंक्रीट में कुछ हद तक क्रीप आए जिससे वो एक परमानेंट डिफॉर्मेशन ले। अच्छा, कोई भी परमानेंट डिफॉर्मेशन विदाउट रप्चर। ठीक है ना। एक सफिक्स सब प्रीफिक्स सब में जुड़ा हुआ है, सफिक्स विदाउट रप्चर, बिना टूटे, इस क्रीप। क्लियर? तो कंक्रीट में हम चाहते हैं क्रीप, हर जगह बुरा नहीं होता है, इसका मतलब क्रीप कंक्रीट में अच्छा होता है। क्लियर? ये क्वेश्चन आ चुका है किसमें? ये इसका क्वेश्चन है आपके कि a small amount of creep is permissible, a small amount of creep is permissible into concrete। ठीक है ना। और इसका रीजन दिया हुआ था, असर्शन रीजन जनरली कोई अटेम्प्ट नहीं करता। आप ईएस की कोचिंग में भी जाओगे मैं यही बोलेंगे कि जहां तक हो सके कि इनको अवॉइड कर सको, इनके अलावा आप क्या कर सको, इनके अलावा अगर आप क्वालिफाई कर रहे हो और उसके बाद इनको देखो, क्वालिफिकेशन के बाद अब देखो तो इनको बना लो। नहीं तो असर्शन रीजन अगर आप क्वालिफाई कर रहे हो तो इस अच्छा होगा कि आप असर्शन रीजन टच ना करो, क्योंकि वो आपको निगेटिव में ले जाएंगे। ठीक है ना। अच्छी अच्छी कोचिंग्स में भी बोलते हैं। तो उसमें असर्शन क्या था? असर्शन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ क्रीप इज अलाउड और वेलकम्ड इन कंक्रीट। और दूसरा स्टेटमेंट वहीं पर क्या था कि इट विल लीड टू सम रिलैक्सेशन विच विल परमानेंट डिफॉर्मेशन एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम क्रैक्स। क्लियर? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही था सीधे सीधे। ठीक है ना। जबकि सबको ये मानते हैं कि क्रीप कहीं भी नहीं होना चाहिए, पर उसने बोल दिया कंक्रीट में, तो मैक्सिमम लोगों ने क्या लगाया? ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। चौथा ऑप्शन ए गलत है और रीजन सही है, या तो फिर दोनों गलत सबको लग रहे थे, पर उनमें एक चीज तो लगा नहीं था कि क्रीप तो गलत ही है सबको। ठीक है। तो जबकि उसका राइट आंसर क्या था? फर्स्ट, ए इज राइट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्लियर? दिस विल लीड टू क्रीप। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फटीग। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फटीग। फटीग मींस क्या होता है? फटीग मींस द डिफॉर्मेशन अंडर द साइक्लिक लोडिंग। सेम परमानेंट डिफॉर्मेशन। ठीक है ना। ये सस्टेन लोडिंग को हटा करके अगर हम क्या बोल दें, इसकी जगह क्या बोल दें? साइक्लिक लोडिंग। ठीक है ना। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है कि आप एक बाल्टी पानी आराम से निकाल सकते हो। ठीक है ना। ला सकते हो, ढो सकते हो, टैंकर से घर लाना है, नलके से बाहर लाना है, आराम से ला सकते हो। 10 बाल्टी पानी लाने को बोल दिया जाए तो आपका हाथ दर्द करने लगेगा। क्लियर? जिम में
आप 50 किलो या 20 किलो जो भी आप पुशअप्स करते हो, जो भी आप वेट उठाते हो, 20 किलो पहली बार में आराम से उठा लेते हो, उसी को जब 20 बार ऊपर नीचे करते हो थक जाते हो, दैट इज क्रीप। और उसके कारण जो स्ट्रेन आ जाता है दैट डिफॉर्म सॉरी क्रीप नहीं फटीग, और उसके कारण जो मसल्स में स्ट्रेन आ जाता है दैट विल कॉज फटीग, ठीक है ना, दैट विल ड्यू टू फटीग, ठीक है ना, वो जो स्ट्रेन आता है उसको हम बोलते हैं क्या, फटीग। तो परमानेंट डिफॉर्मेशन विदाउट रप्चर अगेन, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि वो हाथ टूट जाए, वो फटीग नहीं कहलाएगा, ठीक है ना, हाथ अलग हो गया, खींच के निकल गया हाथ आपका, तो वो फटीग नहीं कहलाएगा, वो फिर रप्चर ही कहलाएगा, टूट गया, ठीक है ना, वो क्या कहलाएगा, टूट गया। फटीग विल लीड टू द परमानेंट डिफॉर्मेशन विदाउट रप्चर ड्यू टू साइक्लिक टाइप ऑफ लोडिंग, मतलब लोड लगा फिर हटा, फिर लगा फिर हटा, या फिर लोड ने पहले आपको कंप्रेस किया, फिर उसके बाद टेंशन दिया, क्लियर, फिर कंप्रेस किया, फिर टेंशन दिया। जैसे हमने देखा होगा अपने घर में पुराने मिस्त्री वायर को कैसे तोड़ते थे, 2-3 बार ऐसा ऐसा किया तो वो टूट गया, मतलब एक बार वो खींचा फिर कम हुआ, फिर खींचा फिर कम हुआ, तो वो टूट गया, क्लियर। तो फटीग का मतलब होता है द परमानेंट डिफॉर्मेशन विदाउट रप्चर अंडर द साइक्लिक लोडिंग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अवर रेजिलियंस, ठीक है ना, यहां पर इसको डिवाइड कर देते हैं, रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब होता है द मिनिमम, अच्छा फटीग में एक चीज और आती है, ठीक है ना, फटीग में आती है एक चीज क्या, एंड्योरेंस लिमिट। फटीग विल लीड टू ए प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड एंड्योरेंस लिमिट, ठीक है ना, इसको हम आगे बताएंगे, ठीक है ना, एंड्योरेंस लिमिट का वास्ट जो हमारा एरिया है उसको हम आगे बताएंगे। जैसे अपने अपन ने अभी स्ट्रेस पढ़ा, थोड़ा थोड़ा लगने लगा होगा जिनको पहले थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा होगा कि अच्छा अब हम स्ट्रेस को जान गए हैं, पर जब हम आगे पढ़ेंगे स्ट्रेस थ्योरी तब आपको लगेगा अरे अभी स्ट्रेस को नहीं जानते थे, ठीक है ना, तो नई चीजें जानेंगे स्ट्रेस के बारे में। तो एंड्योरेंस लिमिट क्या कहलाता है, इट इज द लिमिट अंडर विच even number of cyclic loading is applied, number of cycles of loads are applied even though material could not show failure, ठीक है ना, material could not show permanent deformation, ठीक है ना, ये permanent deformation किसके कारण है, साइक्लिक लोडिंग के कारण। पर ये एंड्योरेंस लिमिट क्या बोलता है कि कितनी भी फटीग हो, मतलब कितनी भी साइक्लिक लोडिंग हो, ठीक है ना, मटेरियल अगर परमानेंट डिफॉर्मेशन शो नहीं करता है जिस लिमिट तक, जिस लोडिंग तक, मतलब जैसे आपने क्या किया, 20 किलो का लोड उठाया, आप 10 बार में थक गए, ठीक है ना, 10 किलो का लोड उठाया आपने 50 बार ऊपर नीचे किया, थक गए, तो एंड्योरेंस लिमिट वो बोलती है कि ऐसा लोड बताओ कि आप इनफाइनाइट टाइम्स तक करते रहो और आप कभी ना थको, ठीक है ना, सिंपली एंड्योरेंस लिमिट वो है कि कितने भी नंबर ऑफ साइकिल्स हो इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, क्लियर, थकने की बात नहीं है, थकने बात यह है कि उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन, आपकी बॉडी में स्ट्रेन नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, तो सिंपल आपका सेल्फ वेट, हाथ को आप ऐसे ऐसे करते रहोगे तो आपकी बॉडी में कभी भी स्ट्रेन नहीं आएगा, मसल्स कभी नहीं बनेंगी, क्लियर, दैट विल लीड टू एंड्योरेंस लिमिट, क्लियर। इसके बाद आ जाते हैं रेजिलियंस में। रेजिलियंस इट व्हाट, इट इज दी एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है ना, एनर्जी स्टोर्ड विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन, मतलब इलास्टिक रीजन में जितनी एनर्जी स्टोर हो सकती है एक मटेरियल में उसको हम बोलते हैं क्या, रेजिलियंस, ठीक है ना, रेजिलियंस इज द एनर्जी स्टोर्ड विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन। परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं आई, एक ब्रिटल मटेरियल में क्या शो हो सकता है, ठीक है ना, फटीग शो नहीं हो सकता है, फटीग में परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है ना, और ब्रिटल मटेरियल परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं दे सकता, क्लियर। तो फटीग में परमानेंट, वो ब्रिटल मटेरियल में फटीग नहीं हो सकता, डक्टिलिटी नहीं हो सकती, क्रीप नहीं हो सकता, क्लियर, क्योंकि ये सब लीड करते हैं किसको, परमानेंट डिफॉर्मेशन को। तो ये चीज हमको ध्यान में रखनी होगी क्योंकि इसी से क्वेश्चन बन जाते हैं। क्रीप नहीं हो सकता ब्रिटल मटेरियल में, ये किस में होगा, डक्टाइल में होगा या मेलेबल मटेरियल में होगा। उसके बाद टफनेस हो सकता है,
क्लियर, या फिर फटीग नहीं हो सकता ब्रिटल मटेरियल में। फिर इंड्योरेंस लिमिट की तो बात ही नहीं है। रेजिलियंस ब्रिटल मटेरियल में ही होता है। क्लियर, क्यों? क्योंकि इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन की बात ही नहीं हो रही है, ठीक है ना, परमानेंट डिफॉर्मेशन की बात ही नहीं हो रही। एनर्जी स्टोर्ड विद इन दी इलास्टिक लिमिट। क्लियर, विद इन दी इलास्टिक लिमिट will lead to resilience। क्लियर, विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन, बिना किसी परमानेंट डिफॉर्मेशन के जितनी एनर्जी एक मटेरियल खुद में स्टोर कर सकता है दैट इज, ठीक है ना, मतलब आपने हाथ में गेंद ली, ठीक है ना, आपका हाथ टस से मस नहीं हुआ, ऊपर से गेंद आई, क्लियर, और जितना आपके हाथ में जर्क लगा अंदर तक बिल्कुल, ठीक है ना, वाइब्रेशन हुआ, दैट इज रेजिलियंस। ना हाथ आपका नीचे गया, ना हाथ आपका ऊपर गया, इससे एक्सेस जो एनर्जी होगी वो गेंद को एज इट इज ट्रांसफर हो जाएगी और वो उचक जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपके हाथ का क्या था? रेजिलियंस। क्लियर, आपका हाथ ने परमानेंट डिफॉर्मेशन डिस्प्लेसमेंट कोई भी नहीं लिया, ठीक है ना, वापस आपका हाथ वैसे का वैसे है, गेंद आई टकरा के वापस चली गई, या तो रुक जाए, उसकी मर्जी की बात है। क्लियर, और वो कहलाएगा क्या? हमारा रेजिलियंस, ठीक है ना। तो ये हमारे पास लगभग प्रॉपर्टीज खत्म होती हैं। अगले बार हम क्या करेंगे, इसी को हम बताएंगे किसके रिस्पेक्ट में? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के रिस्पेक्ट में। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, अब हम आगे चलते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की तरफ। क्लियर, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जहां पर आपको ये पता चलेगा कि इस मटेरियल प्रॉपर्टीज का क्या इफेक्ट होता है मटेरियल की रेजिस्टेंस में। क्लियर, और उसके बाद ये मटेरियल कितना इफेक्ट करती है उस कर्व पे, वो कर्व कैसा बिहेवियर देगा इन प्रॉपर्टीज के कारण, ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। और इस मटेरियल को लाइक शेयर, इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। धन्यवाद।